अपने आज जो है हम पाचन तंत्र का दूसरा भाग में छोटी आंत तथा उससे संबंधित रचनाओं के बारे में जानेंगे। इससे पिछला वीडियो में यानी पाचन तंत्र भाग 1 में हमने बताया था मुख गुहा, ग्रासनली और अमाशय के बारे में बताया था, अच्छे तरीके से समझा दिया था। जिस लोगों ने मेरा पाचन तंत्र का भाग 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के जो है पाचन तंत्र भाग 1 का जो वीडियो देख लीजिएगा। भाग 1 का वीडियो देखिएगा तभी जो है आपको भाग 2 का जो वीडियो है वो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आएगा माइंड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से जब अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो क्या होता है। और देखिए छोटी आंत के बगल में ये अग्न्याशय है, ये यकृत है, जिसमें भोजन नहीं जाता है। ये सब ग्रंथि है, ये सब ग्रंथि, ये जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है अग्न्याशय, ये भी ग्रंथि है। तो आज हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत के बारे में। ठीक है, आप लोग मीटिंग करें छोटी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए छोटी आंत क्या होता है। छोटी आंत जो है तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, ये मतलब नाम का ही छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा होता है। ये देख रहे ना, ये अमाशय से शुरू होता है, ये लंबा लंबा, ये यही छोटी आंत है। ठीक है, ये क्या है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के बारे में छोटी आंत के बारे में कोई किसी को बोलेगा। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा वाला भाग होता है। छोटी आंत का आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो मुख्यतः अमाशय के पाइलोरिक वाला भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक फैला होता है। छोटी आंत का अमाशय के पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग समझ रहे हैं ना, अमाशय का 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, कार्डिक भाग कहते हैं, दूसरे वाले बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं, और अंतिम वाला भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक भाग कहते हैं। तो ये जो छोटी आंत होता है ना, ये पाइलोरिक भाग से शुरू होकर कहाँ तक फैला होता है, ये बड़ी आंत तक फैला होता है। तो सिंपली बताया, कोई पूछे कि छोटी आंत क्या होता है, डायरेक्टली बताया एकदम आसान भाषा में कि छोटी आंत जो होता है ना आहार नाल का सबसे लंबा वाला भाग होता है, जो मुख्यतः अमाशय की पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक फैला होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना होता है भाई, इसकी लंबाई जो होता है वो 6 मीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 6 मीटर होता है, याद रखिए। इसकी लंबाई कितना होता है, 6 मीटर होता है। और इसकी चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और जो भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है ना, संपूर्ण पाचन जिसको कहते हैं, एकदम पच जाना और उसको जो एनर्जी जो होता है उसको अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए लास्ट में ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। पाचन छोटी आंत में ही होता है। अब देखिए ये जो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला है ग्रहणी, जिसको जियोडुनम कहते हैं, दूसरा है जेजुनम, जिसको इंग्लिश में भी जेजुनम कहते हैं, और तीसरा क्या है, इलियम कहते हैं। ठीक है, तीसरा कौन है, इलियम है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला है ग्रहणी, ठीक है, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ग्रहणी के बारे में हेडिंग डालिएगा, ग्रहणी के बारे में बताते हैं कि ग्रहणी क्या होता है। ठीक है, तो नोट कर लिए, ग्रहणी पहला जो भाग होता है ग्रहणी। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये अग्न्याशय है, और ये क्या है, यकृत है, लीवर है, और ये जो छोटा सा देख रहे हैं काला कलर का, इसको कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर कहते हैं, इसको पित्ताशय कहते हैं। इसमें पित्त भरा होता है। ठीक है, जो पित्त जो होता है एकदम क्षारीय द्रव होता है, बहुत ही क्षारीय होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। इसके बारे में भी बस जो है थोड़ी देर बाद थोड़ा डिटेल दिखाएंगे कि पित्त क्या होता है। तो ये देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो पित्त का जो नली है वो कहाँ पे जुड़ा है, अग्न्याशय में जुड़ा है। और अग्न्याशय का जो नली है, अग्न्याशय का जो वाहिनी है वो कहाँ जुड़ा है, छोटी आंत में जुड़ रहा है, छोटी आंत में जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी के बारे में लिख लीजिएगा, पेन कॉपी आपके पास में होगा, नोट कर लीजिएगा। ग्रहणी जो है यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। ठीक है, जिसमें मुख्यतः अग्न्याशय वाहिनी तथा पित्त वाहिनी जुड़ा होता है। देखिए, जिसमें मुख्यतः अग्न्याशय वाहिनी तथा पित्त वाहिनी जुड़ा होता है। ठीक है, ग्रहणी के बारे में कोई पूछे तो बताइए, यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, जिसमें मुख्यतः अग्न्याशय वाहिनी तथा पित्त वाहिनी जुड़ा होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, यही छोटी आंत का ग्रहणी है। यही क्या है, छोटी आंत का ग्रहणी है। और इसी भाग में देख रहे हैं ये अग्न्याशय की वाहिनी, वाहिनी मतलब समझ रहे हैं ना, वाहिनी मतलब होता है नली होता है। क्या होता है, नली। जैसे ये नली हो गया ना, नली,
जिस रास्ते से पानी नहीं जाता है, ये नली हो गया ना। उसी प्रकार से वाहिनी मतलब क्या होता है, नली होता है। तो अगन्याशय वाहिनी मतलब अगन्याशय की नली, और पित्ताशय वाहिनी मतलब पित्त की नली। मतलब इस रास्ते से पित्त आएगा कहाँ, अगन्याशय में जाएगा, अगन्याशय से फिर अगन्याशय रस, इससे अगन्याशय रस भी निकलता है, वो भी अगन्याशय रस कहाँ जाएगा, फिर से छोटी आंत में मिलता है। ठीक है, ये दोनों जो रस मिलता है वो भोजन को पचने से, जब तक अगन्याशय रस नहीं मिलेगा, पित्त का रस नहीं मिलेगा, तब तक भोजन का पाचन होगा ही नहीं। ठीक है, तो भोजन के पाचन के लिए जो पित्त का जो नली है वो भी जुड़ा होता है छोटी आंत के किस भाग से, ग्रहणी से, और अगन्याशय का जो नली होता है वो भी इस भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है जेजुनम, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये छोटी आंत का ना सबसे बीच वाला भाग होता है, ये छोटी आंत का सबसे बीच वाला भाग होता है, और इसका ज्यादा काम नहीं होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि यह भोजन को जो है जो भोजन होता है ना उसको इलियम की तरह धकेलने का काम होता है। मतलब प्रेशर देकर कहता है भाई जाप यहाँ से धक्का मार के जो है इलियम के साइड में भोजन को भेजने का काम करता है। ठीक है, याद रखिए जेजुनम के बारे में कोई किसी को बोलिए कि जेजुनम, तो पहला क्या था, ग्रहणी के बारे में समझ गया। ग्रहणी जो है छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है जिसमें मुख्यतः अगन्याशय वाहिनी तथा पित्ताशय की वाहिनी जुड़ा होता है। दूसरा जेजुनम के बारे में समझ गया कि यह छोटी आंत का सबसे बीच वाला भाग होता है जो भोजन को आगे की ओर ढकेलने का काम करता है या इलियम की ओर ढकेलने का काम करता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कुछ लिखना है। चलिए तीसरा है इलियम। देखिए छोटी आंत का सबसे अधिकांश भाग इलियम ही होता है। छोटी आंत का जो सबसे अधिकांश भाग, ज्यादातर भाग क्या होता है, इलियम ही होता है। ठीक है, छोटी आंत का सबसे अधिकांश भाग इलियम ही होता है। इलियम के बारे में कोई पूछे तो बोलिए इलियम जो है छोटी आंत का सबसे अधिकांश भाग होता है। ठीक है, और यह इसी छोटी आंत का अंतिम भाग भी होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग भी होता है और अधिकांश भाग भी होता है। और इलियम में ही क्या होता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन प्लस अवशोषण इसी इलियम के इसी भाग में, छोटी आंत के इसी भाग में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत के इलियम में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में जो है एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाती है, भोजन का संपूर्ण पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है। तो डायरेक्टली जवाब दिएगा कि छोटी आंत, सॉरी, जो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है वो आहार नाल के छोटी आंत के इलियम में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के बाद जो है यकृत की बारी आती है। यकृत यानी लीवर के बारे में अभी बताते हैं। ठीक है, लीवर देखिए, ये लीवर ये एक प्रकार ग्रंथि है। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। लीवर जो है यकृत पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्वेश्चन में पूछा था कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो शरीर का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो लीवर ही होता है, यकृत होता है। ये जो है यही यकृत यानी लीवर, ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसका वजन जो होता है ना 1.5 से 2 kg के आसपास में इसका वजन होता है। ठीक है, यकृत के बारे में कोई पूछता है तो एकदम आसानी भाषा में बताया कि जो यकृत होता है ना वो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जो उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। उदर गुहा के दाईं ओर, बाईं ओर क्या आता है, अमाशय स्थित है। बाईं ओर क्या आता है, अमाशय है। हमने कभी बताया था कि बाईं ओर क्या आता है, अमाशय स्थित है। और ये उदर गुहा के दाईं ओर जो होता है वो यकृत स्थित होता है। यकृत के बारे में कोई पूछे तो बताइएगा, यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो उदर गुहा के दाएं ओर स्थित होता है। ठीक है, इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। इसका वजन जो है 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, अब भाई इसका काम क्या होता है, ये यकृत तो बताइए 1.5-2 kg का जो होता है, इसका भाई ये काम क्या करता है। ये जो काम करता है ना ये पित्त का निर्माण करता है। ये क्या चीज का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, पित्त का निर्माण करता है जो मुख्यतः पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। नोट कर लीजिएगा, जो यह जो है यकृत, यह मुख्यतः पित्त का निर्माण करता है जो मुख्यतः पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। देखिए ये जो है ये पित्ताशय की थैली, ये जो काला वाला देख रहे हैं यही पित्ताशय है, यही पित्ताशय नामक थैली। ये चित्त की थैली, कभी कभी आप नॉनवेज है तो मछली उछली काटते हुएगा या मुर्गा उर्गा तो उसमें देखिएगा कि पीते एकदम मतलब हरा कलर का एकदम थैली जैसी रचना होता है, छोटा सा, जिसको काटने पर पूरा जो है मांस मछली सब खराब हो जाता है। उसी पीत के बारे में हम चर्चा करें, वो यही पीत होता है। ये पीत इतना मतलब क्षारीय होता है, इतना क्षारीय होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है। ये हरे रंग को देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये तो हम क्या बोले, यकृत के बारे में बोले थे। यकृत के बारे में कोई पूछे बताइए, फिर से मैं बता देता हूँ। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जो मुख्यतः उदर गुहा के दाईं ओर, जो मुख्यतः उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। यह, इसका वजन कितना होता है, इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। यह जो है पित्त का निर्माण करता है, यह मुख्यतः पित्त का निर्माण करता है, जो मुख्यतः पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। जो मुख्यतः किस में थैली रहता है, संचित रहता है, पित्ताशय नामक थैली में, गॉल ब्लाडर नामक थैली में ये संचित रहता है। पित्त किस में संचित रहता है, मुख्यतः पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। अब ये बात आती है पित्त की। पित्ताशय तो समझ गए, पित्ताशय का मुख्य काम, तो पित्ताशय समझिए, पित्ताशय का एक ही काम होता है, पित्त को जमा करना, पित्त को अपने अंदर रखना। एक तरह से घर होता है, पित्त का घर होता है ये, सिर्फ इसलिए इसको पित्ताशय कहा जाता है। इसलिए इसमें सिर्फ पित्त रहता है और इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ पित्त को इकट्ठा करके रखना, बस इतना ही काम होता है। ठीक है, अभी बात आती है पित्त का। पित्त के बारे में कोई पूछते बोलिए, पित्त जो है यकृत से स्रावित होने वाला एक क्षारीय द्रव है। क्या बोलेंगे, यकृत से स्रावित होने वाला हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। ठीक है, जो मुख्यतः स्वाद में क्षारीय होता है और यह भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, जो अमाशय में जो भोजन आता है, तो अमाशय में कौन सा शराब हुआ था, HCl शराब हुआ था। कौन सा शराब हुआ था, जैसे ही बोलस हमारे अमाशय में आया था तो HCl का शराब होता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो वो क्या क्या था, भोजन को अम्लीय बना देता है। लेकिन छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमेशा क्षारीय माध्यम में होता है। छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो हमेशा क्षारीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में नहीं होता है। और ये जो बोलस था उसको भोजन को क्या बना दिया था, भोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन को क्या बना दिया था, अम्लीय बना दिया था। अब जब भाई अम्लीय भोजन जो है यानी बोलस, वो जब जैसी छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में जैसे ही आता है तो पित्ताशय क्या करता है कि अपना रस, पित्त रस जो है एकदम शराब कर देता है और भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो बस हमने वही लिखा कि यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त के बारे में, पित्त जो है यकृत से स्रावित होने वाले क्षारीय हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जो मुख्यतः स्वाद में क्षारीय होता है और इसका कार्य क्या होता है, भोजन को क्षारीय बनाना। और दूसरा काम क्या होता है, यह वसा का पाचन करता है। ये जो होता है पित्त जो होता है ये वसा का पाचन करता है। इसका जो pH मान होता है ना, वो pH मान 8 होता है। इसका pH मान कितना होता है, pH मान जो होता है 8 होता है। ठीक है, तो समझ गए, पित्त के बारे में समझ गए। पित्त के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, पित्त एक क्षारीय द्रव है जो कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, पित्त का मुख्य काम क्या होता है, भोजन को क्षारीय बनाना, साथ ही साथ वसा का पाचन करना, उसके साथ साथ इसका pH मान कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, पित्त जो है कहाँ संचित होता है, तो पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। ये देखिए एकदम क्लियर फिगर हमने बना दिया है, ये पित्ताशय है और ये यकृत है। ठीक है, पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। यकृत के बारे में तो बता दिया, यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो मुख्यतः उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है। यह मुख्यतः पित्त का निर्माण करता है, जो मुख्यतः किस में संचित होता है, पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। ठीक है, अब बारी आती है अग्न्याशय की। ये जो देख रहे हैं अग्न्याशय, इसके बारे में भी बताते हैं। पेनक्रियाज की बारी है, अग्न्याशय की बारी आई है। अब क्या होता है कि जो हमने क्या होता है स्टार्टिंग में बताया कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें 3 चीज़ों का पाचन होता है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है और प्रोटीन का होता है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ जैसे जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सब जो है इतना पतला होता है, इसको मतलब डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है, इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये अग्न्याशय के बारे में बात करें तो ये अग्न्याशय ही समझिए तो ये पूरे आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। ये भी एक ग्रंथि ही है, ये जो है ये ग्रंथि है, ये आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथि कह सकते हैं इसको क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचक जो है, संपूर्ण पाचन जो होता है, यही जो रस होता है, इसी रस के कारण, यही अग्न्याशय रस के कारण भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, अगर ये रस शराब नहीं करेगा तो ये भोजन का संपूर्ण पाचन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में नोट कीजिएगा। अग्न्याशय हेडिंग डाल लीजिए, पैनक्रियाज हेडिंग डालिएगा, अग्न्याशय पैनक्रियाज। चलिए, ये जो होता है ना, ये अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की ग्रंथि होता है। इसके बारे में लिखिएगा, यह अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, या बोलेंगे अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। यह
हमने यहाँ पर लिख दिया, यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। यह अग्न्याशयी रस का स्राव करता है। देखिए ये जो अग्न्याशय होता है ना, वो मुख्यतः अग्न्याशयी रस का स्राव करता है, जो मुख्यतः भोजन का संपूर्ण पाचन करता है। हमने बस यहाँ पर वही लिखा है, यह अग्न्याशयी रस का स्राव करता है जो भोजन के पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होता है। ये जो अग्न्याशय रस जो छोटा है, ये जो अग्न्याशय होता है, वो जो रस छोटा है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होता है। कितने प्रकार के एंजाइम होता है? 3 प्रकार के एंजाइम होता है। पहला एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरा का इमाइलेज और तीसरा का नाम है लाइपेज। ठीक है, पहला का नाम ट्रिप्सिन और दूसरा का इमाइलेज और तीसरा का लाइपेज। अब ये जो ट्रिप्सिन इमाइलेज है, ट्रिप्सिन जो है, ये ट्रिप्सिन मतलब एंजाइम जो है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को, जो प्रोटीन नहीं सॉरी, ये पेप्टोन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदल देता है। ये प्रोटीन हुआ। ये जैसे हम भोजन में 3 प्रकार के भोजन पाचन जो हमने बताया कि स्टार्टिंग में कि पाचन होता है 3 प्रकार, 3 चीज़ों का पाचन होता है। प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और वसा का होता है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोटीन लिए थे भोजन के माध्यम से, तो प्रोटीन कहाँ आया था? पहले अमाशय में आया था। प्रोटीन कहाँ था? पहले अमाशय में आया था। तो अमाशय में क्या मौजूद था? पेप्सिन नामक ग्रंथि मौजूद था। पेप्सिन नामक जो एंजाइम था, वो क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। अमाशय में क्या होता प्रोटीन का? अमाशय में जो प्रोटीन, जैसे ही अमाशय में प्रोटीन आया था, तो वहां पर जो पेप्सिन था, वो क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। और वो जो पेप्टोन है, ये छोटी आंत में जैसे ही एंट्री करता है, तो अग्न्याशय क्या करता है? अग्न्याशय रस का स्राव करता है। अग्न्याशय रस में जो सबसे पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ये क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ये समझ में आ गया? पेप्टोन किसका रूप है? प्रोटीन का। प्रोटीन को हम पेप्टोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन था, जैसे ही अमाशय में आया, तो पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। तो जैसी छोटी आंत में आएगा, तो ये प्रोटीन इसको कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। ये प्रोटीन क्या बन गया? पेप्टोन बन गया है। तो पेप्टोन को क्या करता है? ट्रिप्सिन पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी मन। क्या होता है कि भोजन कई आदमी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में भोजन को, जैसे देखिए कि कोई मतलब भोजन कम है और खाने वाला ज़्यादा, तो क्या करेगा कि जल्दी जल्दी खाएगा। जल्दी जल्दी में खाएगा क्या मतलब? ठीक से उसको चबा नहीं पाता है, चबाएगा कम और उसको घोटते चलेगा, डायरेक्ट मतलब पेट में निगलते चलेगा। वैसे स्थिति में क्या होता है कि मंड का पाचन सही से नहीं हो पाता है। चोकर जो होता है मंड, उसका पाचन जो है, स्टार्च का पाचन, वो सही से नहीं होता है। और उस जो बच जाता है स्टार्च ना, जो मंड बच जाता है, उसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। उसका पाचन कौन करता है? यहाँ एमाइलेज करता है। ठीक है, तो जो बचा हुआ मंड होता है, चोकर होता है, स्टार्च होता है, उसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, जो मुंह में बच जाता है उसके अलावा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लाइपेज। लास्ट क्या? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट का पाचन करता है। लाइपेज क्या होता है? जो फैट, वसा यानी लिपिड का पाचन करता है। जो तैलीय चीज होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका पाचन करता है लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वसा, उसका पाचन करता है। ठीक है, एक बार आप इसका फोटो खींच लीजिए, और जो हमने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। ऐसे डायरेक्ट सुनने से मतलब वो याद तो हो गया ही होगा, लेकिन अगर आप नोट कर लेते हैं तो लॉन्ग टाइम में, कभी फ्यूचर में आप एक बार देखिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी आंत के बाद जो है, छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए छोटी आंत में ग्रंथियां भी पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, छोटी आंत में जो है कई ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आंत ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, आंत ग्रंथियां अगर कोई पूछे तो बोलिए छोटी आंत में कई ग्रंथियां पाई, भोजन के पाचन के लिए कई ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे आंत ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने लिख दिया, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियां हैं। और आंत ग्रंथियां जो है आंत्र रस का स्राव करता है। आंत ग्रंथियां जो होता है वो आंत्र रस का स्राव करता है। आंत्र रस जो होता है क्या होता है? तो आंत्र रस भी एंजाइम का स्राव करता है। कई एंजाइम्स का स्राव करता है, जो भोजन के अवयवों को पचाने में कारगर होता है, काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए आंत्र रस, देखिए हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आंत्र ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस को क्या कहते हैं? तो आंत्र रस। याद रखिएगा, आंत्र ग्रंथियों से स्रावित होने वाले, आंत्र ग्रंथियां मतलब छोटी आंत में जो ग्रंथियां पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? आंत ग्रंथियां कहते हैं। और आंत ग्रंथियां द्वारा स्रावित होने वाले रस को क्या कहते हैं? आंत्र रस कहते हैं। ठीक है, और आंत्र रस में क्या क्या होता है? देखिए आंत्र रस में इन्वर्टेस होता है, माल्टेस होता है, लैक्टेस होता है, न्यूक्लियस होता है।
ये 4 प्रकार का जो है आंत्र रस होता है। ये सारे के सारे एंजाइम हैं। जैसे देखिए इन्वर्टेज क्या करता है कि सुक्रोज के साथ मिलकर के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण करता है, ठीक है। उसी प्रकार माल्टेज जो है माल्टोज के साथ मिलकर के, ये देखिए माल्टेज अलग होता है और माल्टोज अलग होता है। माल्टेज क्या है, ये आंत्र रस है। आंत्र रस यानी आंत्र ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है। और माल्टोज क्या है, भोजन में पाए जाने वाले ये अवयव है, ठीक है। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज के साथ मिलकर के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का निर्माण करता है, ठीक है। उसी प्रकार से न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स बना देता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आंत्र रस भोजन के अवयवों पर काम करता है। अब है अंत में बड़ियात, तो अब हम बड़ियात के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, देखिए छोटी आंत का आंत्र रस के बाद आती है, सबसे अंत में आती है बड़ी आंत की बारी। जी हाँ, बड़ी आंत, ये जो होता है बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो होता है ना 1.5 मीटर होता है। इसकी चौड़ाई लगभग में 5 सेंटीमीटर होता है। और यह जो है छोटी आंत से लेकर के मलाशय मल द्वार तक फैला होता है, ठीक है। मलाशय तक ये फैला होता है, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य 2 भाग होता है। बड़ी आंत का मुख्य कितने भाग में बटाता है, 2 भाग में। एक भाग को कहते हैं कोलन कहते हैं और दूसरी भाग को कहते हैं मलाशय कहते हैं। दूसरी भाग को क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। बड़ी आंत के बारे में कोई पूछे तो डायरेक्ट बताया, यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, जो मुख्यतः छोटी आंत से लेकर के मलाशय तक फैला होता है। इसकी लंबाई पूछे, इसकी लंबाई होता है 1.5 मीटर और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बड़ी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत के मुख्य 2 भाग होता है। एक भाग को कोलन कहते हैं और दूसरे भाग को मलाशय कहते हैं। एक भाग कोलन और दूसरे भाग को मलाशय यानी रेक्टम कहते हैं। अब ये कोलन जो है, देखिए कोलन भी 3 भागों में बटा होता है। ये जो बड़ी आंत का जो पहला भाग कोलन है, ये भी क्या है, 3 भागों में बटा होता है कोलन। देखिए पहले भाग का कहते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन ये होता है, देखिए ये वाला जो भाग है बड़ी आंत का, इधर वाला जो भाग है, इधर वाला ऊपर से नीचे से जो ऊपर जा रहा है, ये भाग को कहते हैं असेंडिंग कोलन। हिंदी में बोले तो ऊपरीगामी कोलन कहते हैं, ऊपरीगामी कोलन। अब ये ऊपर वाला जी ये भाग होता है बड़ी आंत का, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन यानी अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं। अब ये जो डाउन होते जा रहा है, नीचे की ओर जो जा रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, ठीक है। बड़ी आंत का तीनों समझ में आ गया। 3 कोलन का जो 3 भाग होता है समझ में आ गया। जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, और जो ऊपर में ऐसे फैला हुआ है उसको कहते हैं क्षैतिज यानी ऊपरीगामी अनुप्रस्थ कोलन यानी ट्रांसवर्स कोलन, और ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये वाला भाग, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ता है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ता है उस स्थान को सिकम कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, सिकम। सिकम हेडिंग डाल करके नोट कर लीजिएगा। ये छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पे जुड़ती है उस स्थान को सिकम कहते हैं। और सिकम के अंतिम सिरा, सिकम का जो अंतिम सिरा होता है वो बंद रहता है। इस बंद सिरों को अपेंडिक्स कहते हैं। सिकम का ऊपरी सिरा जो होता है, अंतिम छोर जो होता है, वो पूरी तरीके से बंद रहता है और ये जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स देखिए, अपेंडिक्स क्या होता है कि पहले जो होता था, मतलब गाय भैंस में होता है जो चारा उरा जो खाता है, घास भूसा खाता है, उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम लोग तो घास भूसे खाते नहीं, पहले बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, मानव जीवन का स्टार्टिंग हुआ था, तो उस समय जो है सो घास भूसा खाता था, तब जब अपेंडिक्स का काम होता था। लेकिन अब ये एक अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स का मानव शरीर में अभी कोई काम नहीं, यह एक अवशेषी अंग के रूप में रहता है, ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत के अंत में एक कहता है मलाशय। ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं मलाशय कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। और मलाशय में ही जो मतलब पचा हुआ जो भोजन होता है, पचा हुआ जो भोजन जिसको हम कायल कहते हैं, कायल जो होता है, कायल जो होता है वो इसी के माध्यम से यहाँ आकर के मलाशय में ही मल के रूप में यानी लैट्रिन के रूप में यहाँ जमा होता है और समय इसे मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य ये होता है, बड़ी आंत का एक ही काम होता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो होता है जल का अवशोषण करना, ठीक है। ये क्या होता है, जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है, ठीक है। जो जल हम लोग पीते हैं
उसका अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई आदमी का बड़ी आंत खराब हो जाता है, तो क्या हो, पानी जो है सो मतलब डायरेक्ट मतलब निकलने लगता है, डायरेक्ट पानी अवशोषण नहीं होता है तो वो डायरेक्ट निकलने लगता है, तो पतला पैखाना होता है, कहता है कि पेट खराब हो गया। तो पेट खराब जो होता है कैसी स्थिति होता है, जब उसका बड़ी आंत खराब हो जाता है किसी कारणवश, तो जल का अवशोषण नहीं होता है, तो वो पानी डायरेक्ट जो है लेट्रिन के साथ डायरेक्ट निकल जाता है, तो कहता है कि पतला पैखाना होता है, यानी पेट खराब हो गया। ठीक है, तो भोजन का जो है इस तरीके से पाचन होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।